देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले ये प्रोटोप्लास्ट और सेल ऑर्गेनेली। देखो, पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर आता है एक लिविंग पार्ट और एक नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है। अब देखो, लिविंग पार्ट के अंदर आएगा क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये तो मैं तुम लोग को लेक्चर नंबर 2 में ही मतलब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद इसके अंदर आएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, ठीक है। और नॉन लिविंग के अंदर आएगा सेल वॉल आएगा, नॉन लिविंग के अंदर ग्रैन्यूल्स आएगा, वैक्यूल्स आएगा और फैट ड्रॉपलेट्स आएगा, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स तो तुम लोग जानते ही होंगे, ये मतलब साइटोप्लाज्म में रहता है, और वैक्यूल्स में साइटोप्लाज्म में रहता है। ये वैक्यूल्स प्लांट में बहुत ज़्यादा रहता है और साइज़ भी बड़ा होता है एनिमल सेल से, मतलब वैक्यूल्स का साइज़, ठीक है। और ये सेल वॉल भी हम लोग आज ही मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, मतलब लिविंग पार्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ। लिविंग पार्ट के अंदर एक तो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एक होएगा न्यूक्लियोली या न्यूक्लियोलास तुम कह सकते हो। एक होएगा क्रोमाटिन फाइबर। क्रोमाटिन फाइबर मतलब ये तुम कह सकते हो वो डीएनए होगा, ठीक है। मतलब डीएनए का थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म को ही हम कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, नॉन लिविंग पार्ट के अंदर क्या आएगा, मतलब न्यूक्लियस के, बोलो नॉन लिविंग पार्ट के अंदर क्या आएगा। यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी एक क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा बहुत मुझे बोल दो, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 मैंने यहाँ पे ये जो मतलब लिखा हो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नेचर ऑफ, नेचर मीन्स यहाँ पे मैं केमिकल नेचर का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and mitochondria membrane। क्योंकि तुम लोग ये शायद मतलब निश्चित जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये सब तुम जानते ही होंगे। इस सेम ये हुआ एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 होगा क्या, यहाँ पे आएगा केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, chemical nature of nuclear membranes of plant and bacterial cell are the same। ये बोलो क्या होगा और ये बोलो क्या, ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, बोलो। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लिखा है कि नेचर और केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सेम। मतलब यहाँ पे एक मतलब जनरल स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मतलब यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो हमको ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेना पड़ेगा कि ये यूकैरियोट्स के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे मैं मतलब लिख दिया हूँ कि केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल आर दी सेम। अच्छा, बैक्टीरियल सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता, तो ये गलत है, फॉल्स होगा ये। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, मैंने तुमको ये उस दिन भी मतलब कहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है या जो सेलुलर ऑर्गेनेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, ये सब सेम ही मतलब केमिकल नेचर का होता है, सेम। इन सब के अंदर ही मतलब फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी आज का टारगेट यहीं से मतलब स्टार्ट होएगा, जो मतलब प्रोटोप्लाज्म यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो, लेट कंसीडर
ये एक प्लांट सेल है, कंसीडर कर लेता हूँ ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के बाहर ये क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रहता है सेल मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स वगैरह वगैरह होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे उस प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल वो यहाँ पे होता है। और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, अब इस होल फिगर को हम कहेंगे सेल। अब अगर हम इस सेल के अंदर से ये मतलब ये सेल वॉल को अगर हम हटा दें, रिमूव सेल वॉल, तो ये सेल मतलब कैसे दिखने में लगेगा, ऐसे लगेगा, देखो ऐसा लगेगा ये सेल दिखने में। इस होल चीज़ को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। यह है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यह है प्रोटोप्लास्ट। अगर हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, रिमूव सेल मेम्ब्रेन, तब हमको जो मिलेगा ऐसा कुछ हमको मतलब मिलेगा, तब ऐसा कुछ सेमी सॉलिड जेली लाइक हमको एक चीज़ मिलेगा, ऐसा कुछ हमको मिलेगा, ठीक है। इस होल चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम ये प्रोटोप्लाज्म को ही मतलब डिवाइड कर देते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म में हम इसको भाग कर देते हैं और एक न्यूक्लियस में, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म ये जो मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस क्या, माइनस न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। और ये तो मतलब न्यूक्लियस तो जानते ही होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। एक सेकेंड, थोड़ा बहुत हम लोगों को स्पेस ढूंढना है। देखो हम लोग, तुम यहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म का थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा है, तो वो भी तुम लोगों को पढ़ना है। तुम थोड़ा बहुत तुम्हारे मतलब ये बुक में जितना लिखा है उतना ही मतलब पढ़ना है। यहाँ पे एक लाइन में ऐड करता हूँ, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड चीज़ है, सेमी सॉलिड चीज़, सेमी सॉलिड। और प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होगा बोलो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लो। प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होगा, देखो ये प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन, ऐसा ही तो होगा, प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत केमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत केमिकल रिएक्शन होता है। मैं अब तुमको एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो सेल, मैं तुमको एक चीज़ बोल रहा हूँ सुनो, जो सेल जितना मतलब जो सेल जितना एक्टिव होगा उस सेल का साइटोप्लाज्म उतना ही डेंस होगा, समझे। जो सेल जितना एक्टिव होगा उस सेल का साइटोप्लाज्म उतना ही एक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ये जो मतलब चिकन है, चिकन का जो मतलब ब्रेस्ट पीस है, उसके अंदर जो सेल पाया जाता है वो सेल का साइटोप्लाज्म उतना डेंस नहीं है जितना चिकन का मतलब लेग में है डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि ये लेग का जो मतलब सेल होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अभी आ जाओ, हम अभी ये साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उतना तुम्हारे बुक में उतना है भी नहीं साइटोप्लाज्म, जितना है उतना देख लो। अगर मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म सेमी सॉलिड है, इसका मतलब तो साइटोप्लाज्म भी सेमी सॉलिड है
और न्यूक्लियस भी सेमी सॉलिड है। और यहाँ पे मैं जो मतलब न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नंबर 1 पॉइंट क्या मैं बोलूँगा, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। उसके बाद अगर इट ऑक्यूपाइज मैक्सिमम स्पेस ऑफ अ सेल, हाँ इट ऑक्यूपाइज मैक्सिमम स्पेस ऑफ अ सेल। उसके बाद अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो ये कैसा दिखने में लगेगा, अंडर माइक्रोस्कोप ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट दिखने में लगेगा। मतलब इसको अगर तुम देखना चाहते हो तो इसको तुमको स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन मतलब थोड़ा बहुत डाई होता है या थोड़ा कलर होता है, उससे हम लोग स्टेन करते हैं कोई भी सेल को, ठीक है। तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्रांसपेरेंट लगेगा इसको, मतलब पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड वाटरी, ट्रांसपेरेंट प्लस वाटरी ऐसा कुछ मिलेगा देखने में, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा बहुत कुछ फंक्शंस है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, और ये साइटोप्लाज्म में भी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो है इसका फंक्शन मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, मैनी केम रिएक्शंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और एक है मतलब ये चीज़ देखो, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसे तुम सोच लो, देखो लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये टर्म तुम सब ये भूल भी सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 11-12 का है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सपोज़ यहाँ पे एक सेल है, मैं कहाँ दिखाऊँ, जगह का बहुत दिक्कत है। सपोज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शायद एक सेल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फूड है। इस फूड को, ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये फूड को बी पॉइंट में तुमको ले जाना है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब घूमेगा। ये जब घूमेगा तो ये फूड भी उसके साथ आ जाएगा बी पॉइंट में, समझे। इसको ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये एक चीज़ तुम थोड़ा बहुत मतलब नोट कर लो, ये केमिकल रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। ये तुम थोड़ा बहुत नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक और भी पॉइंट यहाँ पे ऐड तुम कर सकते हो, वो है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। एक है ग्लाइकोलिसिस और एक है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हर एक सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। मतलब यहाँ पे मैं ये चीज़ भी मतलब लिख दे रहा हूँ, टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एरोबिक और एनारोबिक के अंदर भी, दोनों के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर ही ये होता है, ठीक है। अब देख लो थोड़ा बहुत यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल का कुछ चीज़ मतलब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। एनिमल सेल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लांट सेल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
देखो देखो अभी ये जो आउटर लेयर है एनिमल सेल का, इसका नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो, इसका नाम क्या है? ये आउटर लेयर का नाम क्या है? बोलो। एकदम आराम आराम से पढ़ाई करो, एकदम आराम आराम से। इस आउटर लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। और ये प्लांट सेल का जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है? हाँ सही समझे, इसका नाम है सेल वॉल। ठीक से नहीं, सेल वॉल मुझे तो आज पढ़ाना था, कहाँ पे मैं पढ़ाने वाला था। ठीक है, हम सेल वॉल भी हम पढ़ लेंगे, शायद कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब क्या है, देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये थोड़ा बहुत अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से थोड़ा बहुत अटैच हो जाता है। ER इसको कहते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ER होता है, ठीक है। ER भी मतलब दो टाइप का होता है, एक ACR होता है और एक RER होता है। यहाँ पे मैं उस चीज़ को तो समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्लांट सेल में। प्लांट सेल का ये जो सेंटर पार्ट है ना, यहाँ पे एक बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस छोटे जगह में एकदम बंद कमरे के अंदर रहता है, एकदम छोटा एकदम होता है ये सब चीज़। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एनिमल सेल का जेनेटिक मटेरियल जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका मतलब कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर या DNA कहते हैं। अच्छा एक चीज़ तुम लोग बोलो तो मुझे, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड क्रोमाटिन फाइबर बोलो। मैं बोल रहा हूँ, सुनो। एंड क्रोमोसोम, ये तीनों का डिफरेंस जो जिस चीज़ को मतलब पता है वो कमेंट करके बोलो। इसका जो कि मतलब मेन डिफरेंस है वो है, सबसे खुला हुआ वर्जन है DNA। जब ये DNA थोड़ा बहुत कंडेंस होगा उसको हम कहेंगे क्रोमाटिन। जब वो क्रोमाटिन थोड़ा बहुत और कंडेंस होगा, मतलब उसको अगर हम स्टेन करेंगे तो वो बहुत डार्क स्टेन देगा, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम, समझे। और ये क्रोमोसोम मेनली ये जो मतलब DNA क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है सेल को डिवाइड करने के लिए। हाँ ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन थोड़ा बहुत कम है, लेकिन है तो ज़रूर। प्लांट के अंदर और भी कुछ होता है, यहाँ पे ये होता है कुछ प्लास्टिड होता है यहाँ पे, प्लास्टिड। उसके बाद इसके अंदर नहीं होता है प्लास्टिड, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड। उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है थोड़ा बहुत गोल्गी बॉडीज होता है, गोल्गी बॉडीज होता है एनिमल सेल। जैसे यहाँ पे है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक और है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही एक गोल्गी apparatus है। देखो ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लांट और एनिमल सेल में, लगभग सिमिलर ही है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। यही है इन दोनों का मतलब जो बेसिक डिफरेंस है। और एक चीज़ है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता जो कि प्लांट सेल के अंदर होता है प्लास्टिड, ठीक है। अब देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बगल में ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं गोल्गी बॉडीज। ऐसा कुछ होता है ये गोल्गी बॉडीज, देख रहे हो ना। और ये इस फेस को कहते हैं ट्रांस फेस, इस फेस को कहते हैं सिस फेस। तो इसका नाम क्या हुआ? गोल्गी बॉडीज। इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होल पार्ट का नाम क्या है? न्यूक्लियस। ये तो पूरा ही है मतलब न्यूक्लियस, ये पूरा ही है न्यूक्लियस। और ये है मतलब क्या? ये तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और यहाँ पे ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे एक डेंस स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। और ऐसा ऐसा यहाँ पे डॉटेड डॉटेड मतलब कुछ है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। ये तो तुम लोग जानते ही होंगे, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसका नाम है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है, ज़रूर है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे ये चीज़ है, इसका नाम है वैक्यूल्स। ये भी है न्यूक्लियो बने, ये भी है न्यूक्लियस, और ये पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है क्रोमाटिन फाइबर। इसका नाम है प्लास्टिड। अभी मैं ज़रूर डिटेल में आऊँगा, ज़रूर डिटेल में आऊँगा। देखो एनिमल सेल में यहाँ पे एक और भी चीज़ पाया जाता है ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर वो चीज़ रहता है ऐसे, दो चीज़ ऐसे रहता है। एक को कहते हैं सेंट्रियोल और एक को भी कहते हैं सेंट्रियोल, और ये दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली अरेंज होता है ऐसे, मतलब परपेंडिकुलरली अरेंज होता है। एक ऐसे तो एक ऐसे अरेंज होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये लोग अरेंज होता है। ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, और इस फुल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। इसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। और ये प्लास्टिड का भी मतलब बहुत पार्ट होता है, जैसे ये प्लास्टिड हम मतलब डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये प्लास्टिड का मतलब 3 पार्ट होता है। एक तो होगा मतलब लीकोप्लास्ट, एक होगा मतलब 3 तरह का होता है, मतलब ये 3 टाइप का होता है। एक होगा लीकोप्लास्ट, एक होगा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल स्टोर होता है, समझे। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल स्टोर होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर देता है, कलर। और ल्यूकोप्लास्ट मतलब आलू जो होता है ना, वो ये वाइट कलर आता है मतलब अंदर, वो क्या है? वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वो सेल के अंदर मतलब ल्यूकोप्लास्ट के वजह से वो होता है, ठीक है। अभी देख लो थोड़ा बहुत, ये जो प्लांट और एनिमल सेल हम लोग पढ़े हैं, तो इस प्लांट और एनिमल सेल जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस भी मतलब नोट कर लो। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंस इसको नोट कर लो। एक सेकेंड, कैमरे को फोकस करना पड़ेगा। ठीक ठाक आ रहा है ना? हाँ, प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। देखो इसके अंदर सेल वॉल होता है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसके अंदर भी होता है, लेकिन वो थोड़ी क्या डिफरेंस हुआ, तो मैं उस चीज़ को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिड होता है, इसके अंदर नहीं होता है प्लास्टिड। उसके बाद इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसके अंदर क्या? सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। यही 3 मतलब मेन डिफरेंसेस है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ। अब तो एक चीज़ मैंने तुमको मतलब सेल थ्योरी में यह बोला था, जो कि मतलब लास्ट पॉइंट था, जो कि ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है एनिमल सेल भी मतलब डिवाइड करेगा और प्लांट सेल भी ज़रूर डिवाइड करेगा, ऐसा ही है ना। तो एनिमल सेल के डिवीजन के लिए ये सेंट्रोसोम हेल्प करता है, ठीक है। मतलब मैं इसका फंक्शन थोड़ा बहुत छोटे तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेंट्रोसोम फंक्शन, इसका फंक्शन है क्या? हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो एक चीज़ तुम लोग बोलो, ये सेंट्रोसोम ये तो एनिमल सेल में है, ये तो प्लांट सेल में नहीं है। तो ये प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो तो मतलब कैसे होता है, लेकिन होता तो है ज़रूर। तो इसका क्वेश्चन में क्या लिखूँ? इसका क्वेश्चन बनेगा ऐसा कुछ, प्लांट सेल्स दो लैक्स सेंट्रियोल्स
then also they show cell division, they show cell division. Why? और गिव रीज़न भी तुम इसको कह सकते हो, बोलो। हम तो मतलब जानते ही हैं, ये एनिमल सेल, इसके अंदर तो होता है सेंट्रियोल, तो इसलिए ये मतलब डिवाइड कर सकता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। बट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो। बट प्लांट सेल्स कैन फॉर्म, ये चीज़ थोड़ा बहुत तुम मतलब लर्न कर लो। प्लांट सेल खुद से ही मतलब एक माइटोटिक स्पिंडल बना सकते हैं, हाँ समझा? तो उसलिए ये भी सेल डिवीजन कर देगा, देखो। बट प्लांट सेल कैन फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल्स विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है? उसलिए ये सेल डिवीजन कर सकता है, हेंस कैन शो सेल डिवीजन, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर दो टाइप का ऑर्गेनेली मतलब पाया जाता है, एक है मेम्ब्रेन बाउंड और एक है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है? तो देखो, तो मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मैं पे ये 2 लिख रहा हूँ। और ये ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ये वैक्यूल्स का जो मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये जो वैक्यूल्स का जो खुद का जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, ये याद रख लो। उसके बाद है लाइजोसोम, इसके अंदर भी मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया is double membrane bound, organelle. Statement 2, mitochondria in prokaryotes is single membrane bound. उसके बाद एक और चीज़ बोलो यहाँ पे, राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद ये चीज़ देखो, क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब तुम इसका आंसर करो, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। और ये मैं इसको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर करो क्या होगा। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। अब देखो एक सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये मतलब डबल कॉमा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स इज डबल मेम्ब्रेन, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पे ये कह रहा है, ये क्या है? पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में पाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं पाया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता।
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये भी तो गलत है और ये भी गलत है, मतलब ये पूरा का पूरा फॉल्स ही है। उसके बाद देखो राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। देखो देखो समझो, राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। यहाँ पे देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर क्या क्या है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, और एक है न्यूक्लियोलस, ये भी याद कर लो। ये तीन जो ऑर्गेनेल है ना, इसके अंदर कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वीवी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने का मतलब बहुत चांस है, ये तो आएगा ही शायद क्वेश्चन, ये वाला देख लो और वो देख लो, ये आएगा। तो ये देखो क्लोरोप्लास्ट इज एनिमल, सॉरी यहाँ पे मैं था, राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये तो गलत हुआ ना, ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। और एक चीज़, राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोट के अंदर भी होता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूँ कौन ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, तो तू बोलो उसका नाम बोलो, उसका नाम है, क्या बोलेगा, उसका नाम है मीजोसोम, ठीक है, याद कर लो। उसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल इज डबल मेम्ब्रेन। देखो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये क्या एनिमल सेल में है? नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, समझा? उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद हम लोग मतलब चालू करने वाले हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग चालू करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मैंने तुमको यहाँ पे ये कह दिया, ये शायद देखो, ये शायद नहीं है, ये है सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो दो तरह का होता है, एक है SER, इसका फुल फॉर्म तुम लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है क्या, RER। RER का क्या फुल फॉर्म है? RER का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ, ये स्मूथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे अगर राइबोसोम होगा, देखो तो ये पार्ट को मैं कहूँगा RER, और यहाँ पे देखो राइबोसोम्स नहीं है तो इसको कहेंगे SER। एक चीज़ तुम और थोड़ा बहुत नोट कर लो, ये जो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर भी होता है राइबोसोम। अब देखो अगर ER के ऊपर राइबोसोम होता है तो ER का फंक्शन राइबोसोम जैसा ही हो जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ पर राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, वो यहाँ पर RER का भी फंक्शन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। SER का फंक्शन है थोड़ा बहुत ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, SER का यही फंक्शन है। SER का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, वो सब ग्लाइकोप्रोटीन वैसा कुछ मतलब नहीं लिखना है, लिपिड ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना ही मतलब ये पतला दुबला और इतना ही मतलब छोटा चीज़ है, जो कि ओनली विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड कर देता है सेल को, डिवाइड द सेल इनटू लुमिनल कंपार्टमेंट एंड साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, ठीक है, डिवाइड द सेल इन 2 कंपार्टमेंट्स। एक है लुमिनल और एक है एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? लुमिनल कंपार्टमेंट। और ये जो मतलब इससे बाहर है एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट, ठीक है।
लूमिनल कंपार्टमेंट और एक है एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। बराबर, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत फंक्शन हम देख लेते हैं। अब देखो ये ACR और ये RER ये भी ER का ही मतलब फंक्शन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है। अब देखो, अब जनरल फंक्शन हम इसको क्या लिखेंगे, इसका जो जनरल फंक्शन है हम इसको क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक थोड़ा बहुत शायद मिस्टेक कर दिया है। ये ER भी मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है ER। देखो ये पे यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट कर लो, ER भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत फंक्शन लिख लो। जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन इसका क्या है, दो फंक्शन है देखो, एक तो है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल, मतलब देखो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ये जो स्केलेटल सिस्टम है ना, यही हमारा मतलब सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। वैसे इन इन मतलब सेल के अंदर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो सेल का जो शेप होता है उसको मतलब मेंटेन करता है अंदर से, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद देखो ये और एक चीज़ करता है, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। मतलब देखो यहाँ से अगर कुछ मटेरियल निकला है तो यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ऐसे कुछ आउटलेट है, मतलब ये यहाँ से निकल भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी होता है। मतलब ये क्या है, इट सर्व्स एज अ pathway, हाँ, for distribution of materials, ठीक है। अब हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम का यही फंक्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है, राइबोसोम का यही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो राइबोसोम फाउंड इन, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूँ कि ER ये प्लस NT का मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 अगर मैं तुमको पूछूं, राइबोसोम्स present in prokaryotes and eukaryotes। नंबर 3 अगर मैं तुमको पूछूं कि यहाँ पे राइबोसोम राइबोसोम, अगर मैं तुमको यहाँ पे पूछूं, हाँ राइबोसोम of same type is present in prokaryotes and eukaryotes। तो बोलो इसके अंदर कितना सही है और कितना गलत है, ये तीन स्टेटमेंट बोलो। देखो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, देखो यूकैरियोट्स में तो होता है, लेकिन ये चीज़ तुम गांठ बांध के समझ लो कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता, मतलब ये तो गलत है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स। अब देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, करेक्ट, एकदम सही है, ज़रूर प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो ये लर्न भी कर लो ये सब स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो राइबोसोम्स ऑफ सेम टाइप इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नहीं ये गलत है।
देखो राइबोसोम तो होता है दोनों में, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। 80S एक टाइप है, ठीक है, और ये और प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, ठीक है। यूकैरियोट्स का राइबोसोम 80S टाइप का है और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S टाइप का है। यहाँ मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। अच्छा एक चीज़ समझ लो, ये क्या मतलब विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ प्रो एंड यू के लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली रह सकता है, लोकेशन ऐसा कुछ लिख लो, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, thus forming एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट कर देता है। अब आ जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बाद में इसको बोल रहा हूँ कि इसको हम क्यों पावर हाउस कहते हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत जान लो, ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, अच्छा एक चीज़ राइबोसोम में भी तुम याद कर लो, ये इसके अंदर ना मतलब 2 सब यूनिट होता है, तो एक बड़ा होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है, ऐसा कुछ होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ठीक है, ऐसा कुछ होता है एक्चुअल। देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा, वो ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, एक है बड़ा सब यूनिट और एक है छोटा सब यूनिट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत रीजन ओवरलैपिंग रीजन होता है, ठीक है। आ जाओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी देख लो, स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ होएगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, सॉसेज से शेप्ड होता है। ये क्या आता है, सॉसेज शेप्ड, मतलब हम इसको मतलब सिलिंड्रिकल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका शेप देखो, सॉसेज लाइक, देखो ऐसा कुछ होता है। ये पॉइंटेड चीज़ क्या है, मतलब ये फिंगर लाइक चीज़ क्या है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। देखो एक मेम्ब्रेन है ये वाला और एक मेम्ब्रेन है ये वाला, ये है आउटर वाला, ये है इनर वाला, और ये सब चीज़ है ना, इसका नाम है क्रिस्टे, इसका नाम है क्रिस्टे। अच्छा एक चीज़ तुम समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है और इसके अंदर खुद का राइबोसोम भी होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है ज़रूर, ठीक है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो क्या क्या है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक आउटर और एक इनर। इसका अंदर जो स्पेस है इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए इसका नाम है पावर हाउस ऑफ सेल, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं इसको थोड़ा बहुत फ्रेश तरीके से भी मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा बहुत फ्रेश तरीके से। देखो यहाँ पेजेस,
वाई माइटोकॉन्ड्रिया is known as powerhouse of cell। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर देता हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब जो मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसका नाम क्या है? बोलो 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 बोलो। इसका नाम है क्रिस्टे। इसका नाम है क्रिस्टे, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी थोड़ा बहुत मतलब मैट्रिक्स जैसा होता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस का नाम है क्या? ये स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके अंदर डीएनए भी होता है खुद का, इसके अंदर राइबोसोम भी होता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। मैं भी ये चीज़ लिख भी दे रहा हूँ। Why mitochondria is known as powerhouse of cell? Because it is a, एक सेकंड थोड़ा और तुमको शायद दिखा, अब शायद दिखाई दे रहा है अच्छे से। Because it is a site of cellular respiration. Because it is a site of cellular respiration. और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का तुमको मतलब क्या फुल फॉर्म पता है? लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी को ही, अरे एटीपी मतलब ये एटीपी को ही हम लोग मतलब कहते हैं क्या? एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। करेंसी ऑफ सेल। और अब देखो ये करेंसी हम वर्ड यूज़ करते हैं मतलब ये मनी के लिए, ठीक है। और मनी होता है पावर, उसके लिए हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये है इसका ओरिजिनल रीज़न, हम इसको क्यों कहते हैं। देखो बिकॉज इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, ये पे मैं एक चीज़ शायद मिस कर रहा हूँ। ये बताइए, एनर्जी तो रिलीज होता है लेकिन ये एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होता है? अच्छा हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ऐसा होगा लाइन, ठीक है। ठीक है, ये मैं तुम थोड़ा मतलब ये मैं तुम लोगों को फ्लो चार्ट में थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश किया। फ्लो चार्ट तो है नहीं लेकिन हाँ वैसे ही कुछ समझ लो। और एटीपी का एक यूज़ है, देखो एटीपी गेट यूज्ड अप, एटीपी, और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्सो हैव रोल इन मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हैव रोल इन मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ठीक है।